हेलो एंड वेलकम टू सिंपल सोल्यूशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कल्चर मीडिया। इसे कंटिन्यू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कल्चर मीडिया क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है। तो एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी है, जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स को एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है ताकि हम सर्वाइव कर सके, हम ग्रो करें, डेवलप करें और रिप्रोड्यूस भी करें। सेम उसी तरीके से अगर आपको माइक्रोब्स को, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, अगर आपको उनका इस्तेमाल करना है तो जाहिर सी बात है आपको उन्हें पहले सर्वाइव कराना पड़ेगा, उन्हें ग्रो कराना पड़ेगा ताकि आप उनका लार्ज पॉपुलेशन ऑब्टेन करके अपने किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सको। तो आपको उनको ग्रो कराना है तो सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है फूड, जिससे वो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे और अपना बाकी का जो लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकेंगे। उसी चीज को प्रोवाइड करने के लिए हम कल्चर मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि कल्चर मीडिया जो होता है वो उन सारे न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस्ड मिक्सचर होता है जिसका इस्तेमाल करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, तो जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि उन्हें कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो कल्चर मीडिया के माध्यम से हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली वो उसको इस्तेमाल करेगा और रैपिडली ग्रो करेगा और एफिशिएंट तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो कल्चर मीडिया एक बैलेंस्ड मिक्सचर होता है उन सारे न्यूट्रिएंट्स का जिसका इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ओके, अब इनकी जरूरत इसलिए है, जैसे कि हमें सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक हैं। ओके, अब हम माइक्रोस्कोप से उन्हें देख तो सकते हैं लेकिन हम वहां पर बहुत लिमिटेड स्टडी कर पाते हैं। ओके, हम सारी स्टडी वहीं सिर्फ माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को या फंगस को देख कर ही नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमें उन्हें विजिबल फॉर्म में ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है ताकि आप उन पे बाकी की स्टडीज भी परफॉर्म कर सको। ठीक है, क्योंकि आप माइक्रोस्कोप से सिर्फ एक सबसे मेजरली मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन दे सकते हो। ओके, अगर आपको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में जानना है, उनकी क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जाननी है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या उनको किस चीज़ से वो उनको अफेक्ट होता है, किस चीज़ के अगेंस्ट वो रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारी स्टडीज अगर करनी है तो वो हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो विजिबल ही नहीं है हमारी नेकेड आई से, उसको हम विजिबल फॉर्म में कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप एक जगह पर एक सरसों का दाना रखोगे तो थोड़ी दूर से आप देखोगे तो नहीं दिखाई दे सकता है। ओके, लेकिन अगर आप सेम जगह पर ढेर सारे सरसों के दाने रख दोगे तो वो छोटा सा सरसों का दाना भी दूर से दिखने लगेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बैक्टीरियल सेल सिर्फ एक सेल होगा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर एक ही जगह पर मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल्स आ जाएंगे तो वो आपको विजिबल होने लगेगा। वही चीज ऑब्टेन करने के लिए हम कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनिज्म को, जब हम ऑर्गेनिज्म को एक कह सकते हो पका पकाया, ओके, एकदम सिंपल फॉर्म में पका पकाया उसका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे, ऐसे परोस के रखोगे तो ऑब्वियसली उस पे वो ऑर्गेनिज्म एकदम फ्लरिश्ड ग्रो करेगा। ठीक है, जैसा वो एनवायरनमेंट में ग्रो करता है उसके मुकाबले में वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, एफिशिएंट ग्रो करेगा। तो जाहिर सी बात है जहां पर एनवायरनमेंट में वो उतना स्लो ग्रो कर रहा था कि उसका पॉपुलेशन ज्यादा होने पर भी ऐसे नेकेड आई से दिखता नहीं है, और इसलिए भी नहीं दिखता क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट में मर्ज रहता है। ओके, लेकिन जब आप कल्चर मीडिया पे उसे ग्रो कराओगे तो वो हमें कॉलोनी के फॉर्म में विजिबल होता है, क्योंकि एक ही स्पॉट पर मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं। तो जब वो कॉलोनी के फॉर्म में ग्रो करते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं, तो हम आसानी से उन ऑर्गेनिज्म को फर्दर स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल्चर मीडिया क्या है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड सोर्स है। ओके, जिसे हम एक बैलेंस्ड मिक्सचर बनाकर उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक फ्लरिश्ड एफिशिएंट ग्रोथ कर सके, जिसकी वजह से हम उनको स्टडी कर पाएंगे क्योंकि वो हमें विजिबल हो सकेंगे।
ओके, एज वेल एज हम उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने टेक्निक के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको उसी लेवल में उसी पॉइंट से इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमें दिख रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने लैब में एक आर्टिफिशियल स्केल पर ग्रो करा सके ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें स्टडी करने के लिए, चाहे कोई चीज इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो जो माइक्रोबियल कल्चर मीडिया होते हैं उनको आप जब उनका डिवीजन करेंगे, यानी उनका जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कई पैरामीटर्स पे किया जा सकता है। तो सबसे सिंपल जो सबसे शुरुआत का पैरामीटर है वो होता है उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। ओके, सबसे पहला जो हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कल्चर मीडिया का वो होता है कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। ओके, तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मेनली हम कल्चर मीडिया को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, दैट इज सबसे पहले हम कह सकते हैं एक डिफाइंड मीडिया। ओके, इसे आप केमिकली डिफाइंड मीडिया भी कह सकते हो। और दूसरी कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स मीडिया की, कॉम्प्लेक्स मीडिया। डिफाइंड और कॉम्प्लेक्स मीडिया, इनके नाम से इनके बारे में पता चल पाता है, जैसे कि जो डिफाइंड मीडिया होता है इनमें ऐसे मीडियाज होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बेसिस पर जस्टिफाई कर सकते हैं। बेसिकली डिफाइंड मीडिया में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉल्ट्स होते हैं और शुगर होते हैं, सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन होता है। ओके, तो डिफाइंड मीडिया का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, ठीक, हमने सपोज 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड किया, तो जब हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड किया तो हमें क्लियरली पता है कि कितना उसमें सोडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। वैसे ही अगर हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं या हम उसमें ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ क्लियरली पता है कि कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से पता होती है। इसीलिए कहते हैं कि डिफाइंड मीडिया वो मीडिया होता है जिसको आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बेसिस पर जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ इसमें ये चीज़ इतनी गई है तो उतनी ही है, इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं और इतना ही कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है। ओके, जबकि कॉम्प्लेक्स मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स मीडिया के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें ये तो पता है, पर्पस तो पता होता है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कार्बन प्रोवाइड करेगा या नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा या विटामिन या मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो स्पेसिफिकली कितना प्रोवाइड करेगा ये हमें नहीं पता होता है। तो उन मीडियम्स को हम कॉम्प्लेक्स मीडिया कहते हैं। और सिंप्लीफाइड वे में अगर हम इसको समझाते हैं, जैसे डिफाइंड मीडियम में अब बेसिकली क्या होता है, ये सॉल्ट एंड शुगर का मीडिया बनाया जाता है इसमें। तो शुगर यहाँ पर कार्बन सोर्स की तरह काम कर देती है, सॉल्ट में नाइट्रोजन सोर्स की तरह भी मिल जाता है और आयंस वगैरह भी मिल जाते हैं। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स मीडिया का एक कॉम्पोनेंट है, सपोज जैसे कि एक कंपोनेंट है पेप्टोन एंड बीफ एक्सट्रैक्ट। ये मैं सिर्फ कंपोनेंट लिख रहा हूं, ये मीडिया का नाम नहीं है। ओके, तो सॉल्ट और शुगर अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी मीडिया में तो हम बहुत उसको क्लियरली समझ सकते हैं, लाइक कि हाँ इसमें ये मॉलिक्यूल इतना गया होगा, ये मॉलिक्यूल इतना गया होगा, कि हमें कौन सा सॉल्ट हमने ऐड किया उस बेसिस पर। ओके, हमें ग्राम्स तो पता ही, ऑब्वियसली हम मेजर करके ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो पेप्टोन और बीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं हमें ये तो पता है कि ये किस चीज़ का सोर्स होता है, लेकिन उसमें वो पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना पोर्शन जा रहा है ये हमें नहीं पता चलता। इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं, सपोज आप एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि एप्पल मैंने कंज्यूम किया तो इसका मतलब मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला। ओके, ऑब्वियसली मिला कार्बोहाइड्रेट क्योंकि उसमें शुगर है। मुझे प्रोटीन मिला क्योंकि हर वो एक सेल है तो ऑब्वियसली मतलब वो कई सारे सेल से मिलकर बना, तो सेल है तो प्रोटीन तो होगी ही, ठीक है। आपको फैट भी मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं कि कौन सी चीज कितनी स्पेसिफिकली हमें मिली है। ओके, वैसे ही कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है जिसमें कि ये जो पेप्टोन होता है ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। ओके, और ये बीफ का एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट मतलब अर्क बनाया गया, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो
अब ये पेप्टोन पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, मतलब ये मेजरली नाइट्रोजन सोर्स की तरह काम करता है। पर सिर्फ नाइट्रोजन होगा ऐसा तो नेसेसरी नहीं है, मेजरली नाइट्रोजन होगा, लेकिन वो नाइट्रोजन का कितना पोर्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, तो भैया कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। सारे अमीनो एसिड्स भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, फ्री अमीनो एसिड्स भी होंगे, ठीक। तो ये चीज हमें नहीं पता चल पाती है कि अगर मैंने 1 ग्राम पेप्टोन मीडिया में ऐड किया है तो मुझे कितना नाइट्रोजन मिला है, कितने मुझे पेप्टाइड्स मिले हैं, कितने मुझे फ्री अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, कितने मुझे आयंस मिल रहे हैं, ये हमें नहीं पता चल पाता है। इस वजह से जिन मीडियम्स में ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स मीडिया की कैटेगरी में रखते हैं, और जिनमें इन कॉम्प्लेक्स को एक्सक्लूड करके सिर्फ ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको बेसिक एक स्पेसिफिकली फॉर्मूला मिल पाता है कि हाँ C6H12O6 है, NaCl है, CaCl2 है, तो वी नो कि इसमें अगर हमने 1 ग्राम ऐड किया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चलता था कि कितना पोर्शन कैल्शियम का होगा, कितना क्लोरीन का होगा। तो ऐसे मीडिया को हम केमिकली डिफाइंड या डिफाइंड मीडिया कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स मीडिया वो हो गया जहां पर हम ये नहीं जस्टिफाई कर पाते कि हाँ अगर मैंने ये कंपोनेंट ऐड किया है तो इस कंपोनेंट की वजह से मुझे ये न्यूट्रिएंट इतना मिला है, ये न्यूट्रिएंट इतना मिला है, ये हम नहीं जस्टिफाई कर पाते। तो ऐसी मीडिया को कॉम्प्लेक्स मीडिया की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हो गया उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। अब जो कल्चर मीडिया का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है वो है उनके पर्पस की वजह से, ओके। जो हम मीडिया को किस सेंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उनका पर्पस या एप्लीकेशन क्या है, उस बेसिस पर कल्चर मीडिया के ज्यादा टाइप्स हैं, ओके। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज और एप्लीकेशन, उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। हम नेक्स्ट जो डिवीजन करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज और एप्लीकेशन। और जब आप ये डिस्कस करेंगे तो उसमें ही आप ये भी पता कर पाएंगे, जब आप कॉम्पोजिशन देखेंगे किसी भी मीडिया का तो उस बेसिस पे आप आसानी से उन मीडिया को डिफाइंड मीडिया या कॉम्प्लेक्स मीडिया की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम हम जो ले रहे हैं वो है बेसल मीडिया का, बेसल और जनरल पर्पस मीडिया, बेसल और जनरल पर्पस मीडिया, ओके। सो जैसा इनका नाम है तो बेसिकली ऐसे मीडिया जिनका इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा सकते हो, ऐसे मीडिया को आप जनरल पर्पस मीडिया या बेसल मीडिया कहते हो। और सरल भाषा में बोला जाए तो ये दाल चावल है, मतलब ऐसा फूड सोर्स या ऐसा न्यूट्रिएंट का सोर्स जिसके बेसिस पर सब लोग सरवाइव कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये ऐसी चीज है जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो जो बेसिक सी न्यूट्रिएंट्स हैं जब उनको हम एक बैलेंस फॉर्म में मिक्स कर देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए तो उस मिक्सचर को हम बेसल और जनरल पर्पस मीडिया कहते हैं, ओके। और इन मीडिया का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आइसोलेशन करने के लिए, ओके। तो अगर इनका हम पर्पस जाने तो इन मीडिया का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आइसोलेशन करने के लिए, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। मान लो आपके पास कोई वाटर सैंपल है, सॉइल सैंपल है या एयर है या कोई भी ये बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, फूड सैंपल्स हैं, ओके। तो बैक्टीरिया और फंगस को अगर हमें आइसोलेट करना है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम आइसोलेशन करते हैं तो हम उसी वक्त एन्यूमरेशन भी कर सकते हैं। एन्यूमरेशन मतलब काउंटिंग हम कर सकते हैं, ओके। तो इस मीडिया का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए इस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है काउंटिंग के वक्त क्योंकि इस मीडिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोके। मतलब कि अगर मेरे इस सॉइल में अगर 50 तरह की बैक्टीरिया होंगी तो उसकी उस 50 तरह की बैक्टीरिया में से मैक्सिमम बैक्टीरिया इस मीडिया के न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम इस मीडिया का इस्तेमाल करके किसी सैंपल के एनालिसिस करेंगे तो हमको
एकदम बहुत एकदम परफेक्ट नहीं, लेकिन क्लोज टू परफेक्ट एन्यूमरेशन मिल सकता है, या क्लोज टू परफेक्ट हमें उसका ये बायोम पता चल सकता है कि हाँ मेरे पर्टिकुलर सॉइल सैंपल में 50 बैक्टीरिया है, मतलब अप्रॉक्स 50 हम लिख सकते हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वो तब हो सकता है ऊपर नीचे जब किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत ही सटीक सी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जैसे कोई जिद्दी बच्चा कि पिज्ज़ा ही खाना है तो फिर उसको दाल चावल नहीं पसंद आएगा, वैसा चीज़। ओके, तो जब ये एक सिंपल सा फूड सोर्स है उनके लिए। ओके, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मिक्स करके जब मीडिया बनता है तो उसे हम बेसल या जनरल पर्पस मीडिया बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया जाता है। अब इस मीडिया के अगर हम एग्जाम्पल जानना है तो इसमें आ जाता है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, जो कि एक बहुत कॉमनली यूज्ड मीडिया है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, ओके, ये कॉमनली या बोल सकते हो प्रोमिनेंटली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए किया जाता है। और वैसे ही अगर आपको फंगस का आइसोलेशन करना है तो उसके लिए आप ये मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, सैबोराउड डेक्सट्रोस अगार मीडिया। ओके, दिस मीडिया कैन बी यूज्ड, डेक्सट्रोस अगार मीडिया। ये मीडिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें फंगस का आइसोलेशन करना है तो उसके लिए। ठीक है, वैसे ही इसी कैटेगरी में और भी आते हैं, इसी में आता है ट्रिप्टिक सोया अगार मीडिया। ओके, ट्रिप्टिक सोया अगार मीडिया। एंड इसी कैटेगरी में आता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार मीडिया, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार मीडिया, इन्फ्यूजन अगार मीडिया। ओके, सो ये कुछ बेसल और जनरल पर्पस मीडिया है जिनका इस्तेमाल करते हैं हम आइसोलेशन करना। मतलब आपको कुछ नहीं पता है, बस आपको ये पता करना है कि मुझे ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर सैंपल में कितने बैक्टीरियाज हैं, क्या क्या टाइप्स के हो सकते हैं। तो बस आप उस समय जनरल पर्पस मीडिया का इस्तेमाल करोगे आइसोलेशन करने के लिए। एंड देन आइसोलेशन के बाद आपको जब कॉलोनीज दिखने लगेगी तो वहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कॉलोनी का मॉर्फोलॉजी अलग होगा, किसी कॉलोनी का कलर अलग होगा, किसी अपीयरेंस अलग होगी, उनका बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग होंगे। तो अलग है इसका मतलब कि वो अलग बैक्टीरिया है। देन ऑन दैट बेसिस आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे सैंपल में 15 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, 10 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। एंड आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आपको काउंट, जैसे फूड सैंपल्स होते हैं तो उनमें ये माइक्रोबियल काउंटिंग की जाती है, एन्यूमरेशन किया जाता है, ताकि हम ये जस्टिफाई कर सके कि ये फूड सैंपल सेफ है कि नहीं कंजप्शन करने के लिए। ओके, तो उस समय ये जनरल पर्पस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये हो गया पहला, इसलिए मैं नंबर्स पुट कर रहा हूं ऑन यूज और एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज मिलेंगे। तो पहला है हमारा बेसल और जनरल पर्पस मीडिया। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें हमारी सेकंड नंबर पे हम मेंशन कर रहे हैं एनारोबिक मीडिया। ओके, एनारोबिक मीडिया का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए ग्रो करने के लिए। ओके, तो एनारोबिक कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो ऐसे केसेस में हम एनारोबिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए देखिए एक कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, और वो कंपोनेंट है सोडियम थायोग्लाइकोलेट। ओके, ये वो कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन का एलिमिनेशन करता है। ओके, ये ऑक्सीजन को एलिमिनेट करके मीडिया को एनारोबिक बनाता है। और साथ ही साथ जब इन ऐसी मीडिया का प्रिपरेशन करते हैं तो इनको एक्सटेंसिवली बॉईल करते हैं ताकि डिसॉल्व ऑक्सीजन को हम एलिमिनेट कर सकें। ओके, तो ये एनारोबिक पर्पस मीडिया तब इस्तेमाल होता है जब आपका ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है एक ब्रीवर एनारोबिक अगार मीडिया, ओके। एंड देन एक एग्जाम्पल और है कुक्ड मीट अगार मीडिया, मीडिया सबके नाम के आगे होगा ही। एंड एक है ट्रिप्टिक
ट्रिप्टिक, सोए, एनारोबिक अगार मीडिया। ओके, तो इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा ऑर्गेनिज्म, जैसे कैटेगरी है यूज और एप्लीकेशन, तो इसका कब इस्तेमाल होगा, जब हमें अप्लाई इसको कब हम अप्लाई करेंगे, जब हमें ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करता है, तो उसके लिए हम ये मीडिया का इस्तेमाल करके ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी में हमें मिलता है एनरिच्ड मीडिया। ओके, एक होता है एनरिच्ड मीडिया और चौथा है एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया, ओके, इन दोनों को हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन भी होता है। ओके, तो इसलिए इसको दोनों को साथ में लिख रहे हैं हम। अब देखिए, एनरिच्ड मीडिया या एनरिचमेंट मीडिया, इनका क्या होता है कि जैसा भी मैंने इसके पहले जब बेसल बता रहा था तो मैंने बताया था ना कि कुछ बच्चे हैं जिनको पिज्ज़ा ही चाहिए, दाल चावल पे नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी एक स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें हम फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं, फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, फास्टिडियस माइक्रोब्स। ओके, ये वो लोग हैं जिन्हें स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए, तभी वो ग्रो करेंगे। ओके, मतलब जो मैंने बोला ना कि बेसल मीडिया पे मैक्सिमम करेंगे पर सब नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ होंगे जो नहीं करेंगे, ये वही उन्हीं में से ये कुछ हैं जो बेसल मीडिया पे नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि बेसल मीडिया पे बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और इन्हें स्पेशल चाहिए। ठीक है, तो ये एनरिच्ड मीडिया जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उस मीडिया में हम एक सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं और वो सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट के नाम पर हम ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हम सीरम का इस्तेमाल करते हैं, हम एग यॉक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। अभी मैं एनरिच्ड के बारे में बात कर रहा हूं, एनरिचमेंट अभी नहीं। ठीक है, तो इस पे फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कराया जाता है। ओके, तो बेसिकली एनरिच्ड मीडिया ऐसा मीडिया होता है जो ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके फास्टिडियस माइक्रोब्स को क्या कहते हो कि एक ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो अपनी फ्लरिश्ड ग्रोथ शो कर सकें। ठीक है, और ये वाइड वैरायटी के फास्टिडियस माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं होता है, ग्रो कर सकते हैं, बट हम उन्हें एलिमिनेट करने के लिए या तो कोई कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, या ये फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपना पॉपुलेशन इतने जल्दी वहां डेवलप कर लेते हैं कि कंपटीशन के बेसिस पर वो ऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो कर पाते हैं। ओके, और इसलिए भी क्योंकि इन मीडिया में जो ये जो कंपोनेंट्स है, जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स उतने एफिशिएंटली नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे जो ये कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऐसा है ही कि इनको स्पेशल रिक्वायरमेंट, अगर मांग रहे हैं कि स्पेशल रिक्वायरमेंट है इनकी, तो मतलब ये उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस ऐसी मीडियम पे ये फ्लरिश्ड ग्रोथ शो करते हैं। ओके, फास्टिडियस माइक्रोब्स। तो एनरिच्ड मीडिया ऐसा मीडिया होता है जो ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और ऐसे माइक्रोब्स के आइसोलेशन या एन्यूमरेशन के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसमें आप एग्जाम्पल मेंशन, और ये मीडिया एनरिच्ड मीडिया जो होते हैं वो अगार बेस्ड मीडिया होते हैं, मतलब सॉलिड मीडियाज होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो या मतलब मेंशन कर सकते हो चॉकलेट अगार मीडिया, चॉकलेट अगार मीडिया है इसमें, और यहीं पर एक और एग्जाम्पल है लोवेंस्टीन जेंसन अगार मीडिया। ओके, ये दो मीडिया है, और भी आपको नाम मिलेंगे, बट एक एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये दो मीडिया है जो एनरिच्ड मीडिया के कैटेगरी में आते हैं। चॉकलेट अगार मीडिया में ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, लोवेंस्टीन जेंसन अगार मीडिया में एग यॉक का इस्तेमाल करते हैं, और सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी मीडिया जैसे माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल होते हैं उनमें भी सीरम आता है, और ये लोवेंस्टीन जेंसन अगार मीडिया भी उस माइकोबैक्टीरियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब तो एक चीज मैंने क्या बताया कि ये जो होते हैं वो सॉलिड मीडिया होते हैं, ये एनरिचमेंट मीडिया जो होता है वो लिक्विड मीडिया होता है, मतलब जिसमें अगार एब्सेंट होता है। ओके, तो एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये रहेगा कि ये सॉलिड मीडिया होता है और ये लिक्विड मीडिया होता है। ये जो एनरिचमेंट होता है ये बेसिकली ब्रॉथ होते हैं। ओके, इनका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं,
सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, एग्जाम्पल है ये इसका, ठीक है। और एक है टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, ओके। एंड वन एग्जाम्पल इज एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये नाम है, फिर मैं समझा रहा हूँ उसका क्या मतलब है। पेप्टोन वाटर मतलब ये मीडिया किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एनरिचमेंट है, तो ये बेसिकली ये ऐसा मीडिया होता है जो जैसे ये इसमें भी क्या ने बताया कि ये वाइड वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करेगा, पर उसमें भी ज्यादातर किसको, जो फास्टिडियस कैटेगरी के, लेकिन फास्टिडियस कैटेगरी में एक ही ऑर्गेनिज्म तो नहीं आता ना, तो इसलिए मैं वाइड बोल रहा हूँ कि वाइड वैरायटी के फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। ये एनरिचमेंट मीडिया थोड़ा चूजी होता है, ये एक सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म को ही सपोर्ट करता है, और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो सैंपल में प्रेजेंट हो या जो कमेंसल्स हैं, उनकी ग्रोथ को सप्रेस करता है, और जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो उस मीडिया में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको सेलेक्ट किया जा रहा है या जिसको सपोर्ट मिल रहा है, वो उसका जो पॉपुलेशन है वो इस मीडिया में सबसे ज्यादा होगा। तो इस वजह से इस मीडिया का नाम एनरिचमेंट मीडिया है, क्योंकि ये मीडिया एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को इसमें बढ़ावा दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब एनरिच कर रहा है इस मीडिया को इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पॉपुलेशन से। इस वजह से ऐसे मीडिया को एनरिचमेंट मीडिया कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। देन आप इस मीडिया में इसलिए ऐड करें ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके, देन आप उस ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर सकते हो स्टडी के लिए या जिस भी पर्पस के लिए, ओके। एंड देन एक एग्जाम जो मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, इसका इस्तेमाल किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के लिए, ठीक है। जैसे ये फीकल सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो फीकल सैंपल्स को इनोकुलेशन अगर हम सेलेनाइट एफ ब्रॉथ में करेंगे, तो अगर उस फीकल सैंपल में साल्मोनेला टाइफी की प्रेजेंस होगी, तो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस मीडिया में एफिशिएंटली ग्रो कर पाएगा, क्योंकि ये मीडिया इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को ज्यादा सपोर्ट करेगा कंपेयर टू बाकी, एंड इस वजह से ये मीडिया इस बैक्टीरिया के पॉपुलेशन से एनरिच्ड रहेगा, ओके। तो ये चीज इसका है, ये सपोर्ट कर रहा है, और ये बाकियों को, ये जिसको ग्रो कराना है ये उसको ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, ये डायरेक्टली उसको सपोर्ट ना देकर बाकियों को रोक रहा है। और जब ऑब्वियसली जब बाकी रुकेंगे तो सारा न्यूट्रिएंट इसी को मिलेगा जो सेलेक्ट हो रहा है, तो जिसे न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा वो पॉपुलेशन उसका बढ़ेगा, एंड हेंस वो मीडिया में एनरिच्ड रहेगा। तो एनरिचमेंट जो वर्ड यहाँ पर आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक या सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को सपोर्ट करके मीडिया को उस ऑर्गेनिज्म से एनरिच कर देता है, ठीक है, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो ये साल्मोनेला टाइफी को फीकल सैंपल से ऑब्टेन करने के लिए इस पर्टिकुलर मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, पहला तो एक ये कि ये सॉलिड मीडियम्स होते हैं, ये लिक्विड मीडियम्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके पास जो उस पर्टिकुलर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। इनमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कमेंसल्स या बाकी ऑर्गेनिजम्स को सप्रेस करते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट होकर वहां पे सरवाइव कर पाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो हमारी पांचवी कैटेगरी है सेलेक्टिव मीडिया की। ओके, पांचवी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव मीडिया। इसका नाम है सेलेक्टिव, तो इसके नाम से इसका काम समझ आ रहा है। ये मीडिया ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही सरवाइव कराते हैं। ओके, तो जैसे कि इनमें कुछ जाहिर सी बात है, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करानी मतलब बाकियों को रोकने के लिए कुछ सब्सटेंसेस उसमें होने चाहिए। ओके, यानी कि कुछ इनहिबिटरी कंपोनेंट्स होने चाहिए। ओके, तो सेलेक्टिव मीडिया में कुछ इनहिबिटरी कंपोनेंट्स होते हैं। इनहिबिटरी कंपोनेंट्स होते हैं, वो इनहिबिटरी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट हो सकता है, ओके, कोई एसिड हो सकती है, ओके, डाई हो सकता है, या कोई एंटीबायोटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स इन मीडियम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये नहीं है कि एक मीडियम में सारे रहेंगे,
ठीक है, कॉम्बिनेशन हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इनहिबिट करते हैं किसी बाकी ऑर्गेनिजम्स को और किसी एक कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने देते हैं या उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी मीडिया को हम सेलेक्टिव मीडिया कहते हैं। ओके, इस कैटेगरी में और जैसे कि और एग्जांपल मैं दूं तो जैसे डाई है क्रिस्टल वॉयलेट, ओके, एंड ब्रिलियंट ग्रीन। ओके, ये दो डाई का नाम है, क्रिस्टल वॉयलेट एंड ब्रिलियंट ग्रीन। ये दो डाई जो हैं, ये दोनों डाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ओके, और ये इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ओके, तो अगर आपको अपना सैंपल में से सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चाहिए तो आप ऐसे मीडियम इस्तेमाल कर सकते हो जिनमें ये डाई प्रेजेंट हो। तो उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, इनहिबिट हो रहा है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि वो इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसको इनहिबिट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और है, एक मीडिया है फेनिल इथेनॉल अगार मीडिया। ओके, इस मीडिया में जो फेनिल इथेनॉल कंपोनेंट होता है, ये इसका जस्ट उल्टा काम करते हैं। ये कंपोनेंट ग्राम पॉजिटिव को सपोर्ट करता है और ग्राम नेगेटिव को इनहिबिट करता है। ओके, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। वैसे ही अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस के लिए हम लोग एक मीडिया इस्तेमाल करते हैं, पोटैटो डेक्सट्रोस अगार मीडिया। पोटैटो डेक्सट्रोस अगार मीडिया, ठीक। अब पोटैटो डेक्सट्रोस अगार मीडिया में देखिए, सबसे पहले तो इसका पीएच जो होता है वो लो होता है, यानी एसिडिक होता है। ओके, पीएच कम होता है, 5.6 का होता है। तो पहला पैरामीटर हो जाता है कि एसिडिक होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है। ओके, साथ ही साथ हम इसमें एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं। ओके, तो जब आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे तभी ये फंगस की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और बैक्टीरिया को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। अब आप एंटीबायोटिक को एलिमिनेट कर दोगे तब तो नहीं, फिर तो बैक्टीरिया ग्रो कर सकती है। तो उसको सेलेक्टिव मीडिया की कैटेगरी में रखने के पीछे सिर्फ यही कारण है। अगर आप उसको इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एंटीबायोटिक ऐड करके अगर उसको आप यूज करोगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। तो ये फंगस को सेलेक्ट कर देता है और बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव मीडिया की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, पोटैटो डेक्सट्रोस अगार मीडिया। और काफी बैक्टीरिया का एलिमिनेशन इस वजह से भी हो जाता है, बहुत ज्यादा शुगर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा एलिमिनेशन एंटीबायोटिक्स की वजह से हो पाता है। ओके, तो फंगस को ग्रो कराने के लिए ये चीजें होते हैं। और ये दोनों जो मैंने नाम लिखे ये हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंशिएट करने के लिए। वैसे ही एक और मीडिया है जिसका नाम है साल्मोनेला शिजेला अगार मीडिया। ओके, ये एक मीडिया है, ठीक है। इस मीडिया में एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती है। ओके, और वो एंटीबायोटिक साल्मोनेला शिजेला के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। तो जब हमें किसी फूड सैंपल में इस पर्टिकुलर पैथोजन है ये, ओके, इन पर्टिकुलर पैथोजन का एन्यूमरेशन करना होता है, यानी काउंटिंग करनी होती है, तो इस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ये जस्टिफाई कर सके कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ फॉर कंजप्शन है कि नहीं। अगर बहुत हाई कंटेंट होगा साल्मोनेला शिजेला का, मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, तो ये हो गई हमारी पांचवी कैटेगरी सेलेक्टिव मीडिया की, जो बहुत हाई लेवल पे चूजी है। ओके, एनरिचमेंट मीडिया के कंपैरिजन में ज्यादा चूजी सेलेक्टिव मीडियाज होते हैं। ठीक है, अब अगली कैटेगरी है हमारी डिफरेंशियल मीडिया की। ओके, सो नेक्स्ट हम जानेंगे डिफरेंशियल मीडिया। अब ये जो डिफरेंशियल मीडियाज होते हैं, छठवीं कैटेगरी डिफरेंशियल मीडिया की। देखिए, डिफरेंशियल मीडिया हमें हेल्प करते हैं कि हम दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मीडिया के ऊपर ही डिस्टिंग्विश कर सकें कि हाँ ये अलग है, ये अलग है।
ओके उसके लिए हम उन ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि और हम मीडिया में ऐसे कंपोनेंट्स भी ऐड करते हैं जो उनकी उस प्रॉपर्टी को बाहर उभार के दिखाए या मतलब उस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करवाए। ठीक है, मतलब अब जैसे कि अगर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन क्यों शो करेगा। तो मीडिया में हमें ऐसा कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है जिसके अगेंस्ट बैक्टीरिया अपना एक्शन शो करेगा। उस एक्शन को शो करने वाला अलग हो गया और जो नहीं कर रहा है वो अलग हो गया, तो डिस्टिंग्विश हो गया ना दोनों की, हाँ ये अलग है ये अलग है। ओके एग्जाम्पल से समझाता हूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि डिफरेंशियल मीडिया ऐसा मीडिया होता है जो बैक्टीरिया के बीच में मतलब हमें मीडिया के ऊपर ऑब्जर्व करके आंखों से देखकर समझ में आता है कि हाँ ये बैक्टीरिया अलग है ये बैक्टीरिया अलग है। ओके तो डिस्टिंग्विश हम कर पाते हैं। ओके एक और वो डिस्टिंग्विश करने का जो पैरामीटर होता है वो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अभी जो मैंने शुरू में बोला था बेसल मीडिया में, वहां पर हम मॉर्फोलॉजी को उसको देखते हैं, कॉलोनी के कैरेक्टर को देखते हैं। ठीक है, वहां बोल देते कि अलग है अलग है। यहां पर हम बैक्टीरिया के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उठा रहे हैं और उसके बेसिस बोल रहे हैं कि हाँ ये कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है तो ये अलग हुआ, इसमें एब्सेंट है तो ये अलग हुआ, ऐसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ब्लड अगार मीडिया। ब्लड अगार मीडिया, ठीक है, तो ब्लड अगार मीडिया को अगर हमें अपने कंपोजिशन के बेसिस पर रखना पड़ा तो हम क्या कहेंगे कि ब्लड अगार मीडिया एक कॉम्प्लेक्स मीडिया है, क्योंकि ब्लड जब हम ऐड कर रहे हैं तो वी डोंट नो कि एक जो 5 ml या 1 ml ब्लड के जरिए हम कौन सा कंपोनेंट कितना अमाउंट में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लड अगार मीडिया कॉम्प्लेक्स मीडिया हुआ। आपने जो बेसल मीडिया शुरुआत में सुना जिसमें न्यूट्रेंट अगार मीडिया, ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ, ट्रिप्टिक सोया अगार मीडिया जो था वो सब भी कॉम्प्लेक्स मीडियाज हैं, क्योंकि सब में पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। ओके तो ये ब्लड अगार मीडिया हो गया। देखो ब्लड अगार मीडिया पे बैक्टीरिया अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, हीमोलिसिस की। हीमोलिसिस की मतलब जहां पे वो रेड ब्लड सेल को लाइस कर पाती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल की लिसिस कर पाती है, उसको ब्रेक कर पाती है, तो हीमोलिसिस की प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, जिसमें हमें अल्फा और बीटा हीमोलिसिस देखने को मिलती है। तो आपने ब्लड अगार मीडिया बनाया, जो सैंपल है उसको उसमें इनोक्यूलेट किया, अगले दिन ऑब्जर्व किया तो जो कॉलोनी हीमोलिसिस शो कर रही है आपने पहले अल्फा और बीटा हीमोलिसिस भी डिस्टिंग्विश कर लिया और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरे सैंपल में 10 कॉलोनीज हैं हीमोलिसिस करने वाली बैक्टीरिया की और 20 कॉलोनीज हैं जो ऐसी बैक्टीरिया हैं जो हीमोलिसिस नहीं कर सकती। तो ये एक आपको डिस्टिंग्विश हो गया कि मेरे सैंपल में क्या रेशियो है हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया का। वैसे ही अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि मेरे पास जो सैंपल है उसमें कितनी ऐसी बैक्टीरियाज हैं या कितने नंबर हैं बैक्टीरिया के जो एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और कितने हैं जो वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो सपोज मैंने एक स्टार्च अगार मीडिया ले लिया। ओके, स्टार्च अगार मीडिया, तो स्टार्च अगर मीडिया में स्टार्च प्रेजेंट है तो इसे वही बैक्टीरिया इस्तेमाल कर पाएगी जो अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखती हो। ठीक, तो मैंने ये मीडिया बनाया, अपने बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट किया। ठीक, बैक्टीरिया ग्रो करेगी, अगर उसके पास अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करने की काबिलियत होगी तो वो बैक्टीरिया अपने आसपास जहां वो ग्रो कर रही है उस एरिया का स्टार्च कंज्यूम कर जाएगी, और अगर स्टार्च कंज्यूम हो चुका है तो वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर नहीं बनाएगा। ओके, तो सपोज जैसे कि मान लो मेरी ये प्लेट है। ओके, अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो की है और यहाँ पर एक बैक्टीरिया और ग्रो किया, ऐसे मान लो 3-4 बैक्टीरिया ग्रो किया है। ठीक, अब मैंने क्या किया, हमने जब मीडिया बनाया तो स्टार्च तो पूरे मीडिया पे है, बैक्टीरिया ग्रो करेगी। अब हम इस मीडिया में ग्रोथ के बाद अगर आयोडीन ऐड करते हैं, ठीक, आयोडीन ऐड करने की वजह से क्या होगा, स्टार्च और आयोडीन रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन करेंगे, कॉमन सा रिएक्शन। ठीक, तो हमारी पूरी प्लेट पर ये हमें ऐसा ब्लू ब्लैक सा कलर अपीयर होने लगेगा। ओके, अब हमें ये देखना है कि इस तरीके से कुछ हमें अपीयर हो सकता है। ओके, अब देखो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे मैंने ड्रॉ की थी उसके देखो एकदम पास में भी ब्लू ब्लैक कलर आया है। ठीक है, और ये जो 2 बैक्टीरिया इधर मैंने दिखा रहे हैं कॉलोनीज, जस्ट अ मोमेंट। ठीक, अब हम इधर देख सकते हैं ये जो बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है इनके चारों तरफ
वाइट कलर है, एक जोन दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इन दोनों ने कुछ एंजाइम प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से उसने आसपास का अपना स्टार्च कंज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब ये दोनों बैक्टीरिया अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये दोनों बैक्टीरिया नहीं कर सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये नहीं कर पा रहे, ये कर पा रहे, ये कर पा रहा है। तो डिस्टिंग्विश हो गया ना, पता चल गया ना कि ये प्रोड्यूसर्स है अमाइलेज का और ये नॉन प्रोड्यूसर अमाइलेज का। वही काम होता है डिफरेंशियल मीडिया का, जो हमें उसी वक्त देखते ही मतलब ग्रो किया, ऑब्जर्वेशन किया, पता चल गया कि हाँ कौन कैसा है, कौन कैसा है। हमें उसके लिए उसका फर्दर पूरा लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं करना पड़ता। वो हम ऑब्वियसली बाद में तो करते ही हैं, अगर हमें क्या बोलते हैं डाउट होता है, या हम उसको रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, इसी कॉलोनी को यहाँ से लेकर एक फ्रेश प्लेट पर परफॉर्म कर सकें, या प्रोडक्शन कराना है तो ऑब्वियसली हमें चेक करना ही पड़ेगा कि भाई प्रोड्यूस तो कर सकता है पर अच्छे लेवल पर अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम क्यों इस्तेमाल करेंगे उसे। ठीक, ये हो गया डिफरेंशियल मीडिया का कैटेगरी। अब आते हैं हम लोग, एक कैटेगरी है सेलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल, मतलब जो अभी हमने 5th और 6th नंबर पे पढ़ लिया है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। 7th नंबर पे हम पढ़ रहे हैं उसको, दैट इज सेलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल। सेलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल मतलब एक ऐसा मीडिया जो चूजी भी है और डिस्टिंग्विश भी कर पा रहा है, दोनों काम कर पा रहे हैं एक ही मीडिया पे। सेलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल, ओके मीडिया। इसमें एग्जाम्पल पहले मैं लिख देता हूं, फिर उसके बेसिस पे हम समझाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक ऐसा मीडिया है जो चूज भी कर रहा है और डिस्टिंग्विश भी कर रहा है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल है इयोसिन मेथिलीन ब्लू अगार मीडिया, इयोसिन मेथिलीन ब्लू अगार मीडिया, दैट इज EMB अगार मीडिया। और इसी कैटेगरी में एग्जाम्पल है मैककॉन्की अगार मीडिया, ओके, मैककॉन्की अगार मीडिया। ठीक है, और एक और नाम है मेरे दिमाग में, मैनिटॉल सॉल्ट अगार मीडिया, मैनिटॉल सॉल्ट अगार मीडिया। ओके, अब देखिए जैसे कि हम एक का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एक का क्या, ये दोनों जो मीडिया है ऊपर के दोनों, इन दोनों में एक शुगर होती है लैक्टोज, ठीक, ओके, और इन दोनों में डाई प्रेजेंट्स होती हैं। जैसे हमने सेलेक्टिव में पढ़ा था अभी कि सेलेक्टिव मीडिया में डाई हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, कोई एसिड हो सकती है, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है जो चूज करने में मदद करता है। तो इन दोनों में डाई प्रेजेंट होती है जो चूज करने में मदद करती है। ये दोनों मीडिया सपोर्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो ये दोनों चूजी हो गए, तो चूज किया तो ये क्या हो गए, सेलेक्टिव हो गए। ठीक, अब इन दोनों मीडिया में एक शुगर होती है दैट इज लैक्टोज शुगर। ठीक, अब सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लैक्टोज का कंजप्शन नहीं कर सकते। ठीक, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस लैक्टोज को कंज्यूम करेंगे यानी कि फर्मेंट करेंगे, तो वो इस लैक्टोज को फर्मेंट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड बनाएगा। ठीक, एसिड से क्या होगा, पीएच घट जाएगा। पीएच घटेगा तो यानी कि पीएच में जब भी चेंज आएगा तो इन दोनों मीडिया में जो डाई प्रेजेंट होगी वो अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि डाई, मोस्ट ऑफ द डाइज क्या होते हैं, पीएच इंडिकेटर्स होते हैं, पीएच के हिसाब से अपना वो कलर चेंज करते हैं। ठीक, तो अगर हमें अपने, सबसे पहली बात तो हमने जो भी सैंपल लिया हमें उसमें से सिर्फ ग्राम नेगेटिव ही मिलेंगे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव तो ग्रो ही नहीं कर सकते क्योंकि ये सेलेक्ट कर देता है, सेलेक्टिव है। ठीक, अब जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ग्रो कर रहे हैं उनमें से कौन लैक्टोज यूज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है उसका ये डिफरेंस भी हमें बता देते हैं। इसलिए डिफरेंशियल और सिलेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक, जैसे इयोसिन मिथिलीन ब्लू अगार मीडिया पे जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर पाती है वो रेड कलर की कॉलोनी देती है, रेड कॉलोनी देती है, प्लस उस पे ग्रीन कलर का शीन होता है। शीन का मतलब जैसे एक मेटल के ऊपर एक शाइन आती है, कोई भी मेटल होता है तो उसको आप जब ऐसे रिफ्लेक्शन आती है मेटल के ऊपर, उसको शीन कहते हैं। वैसे ही रेड कलर की कॉलोनी पे ग्रीन कलर की शीन आती है, तो वो क्या हो गया, इयोसिन मेथिलीन ब्लू अगार मीडिया पे अगर कोई ऐसी कॉलोनी मिल रही है तो ये तो कंफर्म है कि वो ग्राम नेगेटिव है, लेकिन साथ ही साथ वो लैक्टोज को फर्मेंट भी कर सकता है।
ठीक, अगर कॉलोनी कलरलेस है तो इसका मतलब वो लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। वैसे ही ये जो मैककॉन्की अगार मीडिया होता है, इस पे हमें पिंक कलर की कॉलोनी मिलती है उन बैक्टीरिया की जो लैक्टोज को फर्मेंट कर पाते हैं, और जो नॉन फर्मेंटर्स होते हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाते हैं, नॉन फर्मेंटर जो होते हैं वो हमें कलरलेस कॉलोनीज देते हैं। ठीक, तो चाहे कलरफुल कॉलोनी मिले चाहे कलरलेस कॉलोनी मिले, दोनों ही ग्राम नेगेटिव हैं। तो सेलेक्टिव हो गया क्योंकि ग्राम नेगेटिव सिर्फ हमें मिला, और हमें कलरलेस और कलरफुल दो तरह की कॉलोनी मिल रही है, तो उससे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि एक लैक्टोज को फर्मेंट करने वाला है और दूसरा लैक्टोज को नहीं फर्मेंट कर सकता। तो ये होता है। वैसे ही जो मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया होता है, इसका इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं स्टाफाइलोकोकस की स्पीशीज को ग्रो करने के लिए, स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया की स्पीशीज को ग्रो करने के लिए। इसमें जो मैनिटोल होता है ये है एक शुगर अल्कोहल, ओके, ये एक शुगर अल्कोहल है। इसमें भी जो बैक्टीरिया इस मैनिटोल को फर्मेंट कर पाती हैं वो एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और इस एसिड की वजह से ये येलो कॉलोनी देते हैं, ओके। तो स्टाफाइलोकोकस की जो स्पीशीज एमएसए पे येलो कॉलोनी देती है वो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। जो ग्रो कर रहा है वो स्टाफाइलोकोकस का होगा। अब येलो कॉलोनी दे रहा है या रेडिश ऑरेंज कॉलोनी दे रहा है, उस बेसिस पे आप उसकी स्पीशीज जान पाते हो, ठीक है। तो ये भी सेलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल का कॉम्बिनेशन है मैनिटोल सॉल्ट अगार, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी कैटेगरीज हैं, एक दो कैटेगरीज और हैं, ठीक है। सो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 8th कैटेगरी में, वहां पर हम रख रहे हैं ट्रांसपोर्ट अगार मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक। तो नाम से भी इनका काम समझ आ रहा है, जब ट्रांसपोर्ट करना हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ स्पेसिफिक एन्यूमरेशन करना है, या कह सकते हो आपको किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रेगुलेट करना है, और वो ऑर्गेनिज्म आपको ऑब्टेन करना है किसी पेशेंट से, ठीक है। सपोज कोई आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हो, वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक। अब आपको उस सैंपल का जो स्टडी करना है वो एकदम रेगुलेटेड करना है। रेगुलेटेड मतलब एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है, एक एक स्टेप पे आपको नोट डाउन करनी चीजें। तो अब हॉस्पिटल में तो लैब है नहीं, ऑब्वियसली आपका लैब हो सकता है दूर हो, सपोज 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है आपका लैब, ठीक है। आपको 10-15 मिनट जो भी लग रहे हैं उसको जाने आने में, जो भी लग रहा हो, या मान लो ज्यादा दूर है 1 घंटे लग रहे हो, ठीक। तो उतने दूर से सैंपल को अपने लैब तक लाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको जो स्टडी करनी है वो भाई थोड़ी स्पेसिफिक सी है, या हमें पूरा एक एक स्टेप रेगुलेटेड रखना है। तो क्या क्या कंडीशन है कि मरना नहीं चाहिए सेल, पहली बात तो, ठीक। वहां से यहां तक लाने में सेल मरना नहीं चाहिए, वरना फिर हम लाके भी क्या करेंगे सैंपल का, ठीक। दूसरी बात, अगर हम वहीं पे उस सैंपल को एक मीडिया में ट्रांसफर कर दें, ठीक, और हम 10 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, तो 10 किलोमीटर दूर आने में हमें जितना टाइम जा रहा है उतने देर में तो वो बैक्टीरिया वहां मल्टीप्लाई करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको मीडिया में डाल दिया है, मीडिया में आप उसको एक प्रॉपर फूड सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक। तो ऐसी कंडीशंस अगर आएंगी तो ऐसे केसेस में हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सेल्स को वायबल रखेगा, माइक्रोबियल सेल्स को वायबल रखेगा, जिंदा रखेगा, पर उन्हें डिवाइड नहीं करने देगा। सपोज आप कह सकते हो जैसे हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है, हम अलाइव होते हैं बट हम कोई भी ऐसे मतलब मेजर एनर्जी सोर्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। हालांकि ऐसे तो फास्टिंग में सब लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, पर कुछ फास्टिंग होती है जिसमें कुछ नहीं खाते हैं, तो वैसा वाला समझ लीजिए कि आप जिंदा रहोगे लेकिन आप कोई एनर्जी सोर्स नहीं कंज्यूम करोगे। तब ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, कि आपने सैंपल कलेक्ट किया, फट से इसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में ट्रांसफर कर दिया, तो वो आपके उस सैंपल में कलेक्टेड माइक्रोब्स को अलाइव रखेगा, और आप आसानी से उसको अपने लैब में लाकर फिर उसको एक प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड कर सकते हो और अपनी रेगुलेटेड स्टडी कर सकते हो, क्योंकि उतने देर में उसने डिवीजन नहीं किया होगा, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट मीडिया में क्या किया, ट्रांसपोर्ट मीडिया में नो कार्बन, नाइट्रोजन और एनी ऑर्गेनिक सोर्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें सिर्फ सॉल्ट एंड बफर होते हैं, सॉल्ट प्लस बफर। तो आप
ट्रांसपोर्ट मीडिया को एक डिफाइंड मीडिया की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक, तो आपने सैंपल को कलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट मीडिया में ट्रांसफर कर दिया, सो दैट आपका ऑर्गेनिज्म क्या करे, ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या करते हैं, आपके उनको वायबल रखते हैं, कीप्स द माइक्रोबियल सेल्स वायबल। ओके, माइक्रोबियल सेल्स वायबल, इनको वो अलाइव रखेंगे। ठीक है, बट ये क्योंकि इसमें कोई एनर्जी का वैसा सोर्स नहीं होता मेजर, तो प्रिवेंट्स देयर डिवीजन। ठीक है, तो आपकी जो काउंटिंग वगैरह का कोई अगर काम होगा तो उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप आसानी से अपने लैब में लाकर अपना अपना रेगुलेटेड और एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपना काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। तो उस केस में हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब सिर्फ ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब ये ट्रांसपोर्ट मीडिया ज़रूरी नहीं है कि हम जब सैंपल कलेक्ट करना होगा तभी इस्तेमाल करें, हम लैब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मेरा कोई पर्पज़ है कि मुझे एक मीडिया है, उसमें मुझे इस बैक्टीरिया के सिर्फ 5000 सेल्स ही ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक, तो मेरे पास मैंने बैक्टीरिया ग्रो करा के रखा है, मैंने काउंटिंग वगैरह की, कैलकुलेशन किया कि अगर मैं इस मीडिया का 10 माइक्रोलीटर लेकर उसका सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो जो सेल्स मुझे मिलेंगे वो 5000 सेल्स होंगे। ठीक, मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मुझे जो नया काम स्टार्ट करना, उसका मेरा मीडिया भी तैयार नहीं है। सपोज वो ऑटोक्लेव से भी नहीं निकला है या निकल चुका है तो ठंडा नहीं हुआ है। ठीक, तो अब मैंने सेल्स तो निकाल लिए। अब मैं इन सेल्स को अगर मीडिया में छोड़ूंगा तो ये ऑब्वियसली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका फूड तो हमें मिलता रहेगा, तो ये डिवाइड करके मेरे 5000 से नंबर बढ़ सकते हैं। अगर मैं मीडिया पूरा रिमूव कर दूंगा तो हो सकता है इनकी मतलब ये इनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो ऐसे केस में भी अगर मैंने, जब तक मेरा काम नहीं हो रहा तब तक मैंने सेल कलेक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल के रख दिया, वो मेरे सेल्स को अलाइव रखेगा और मेरा जब मीडिया तैयार होगा मैं फटाक से इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। और कम से कम मुझे थोड़ी तो ये श्योरिटी रहेगी ना कि हाँ 5000 से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज़ ही नहीं था जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया एनर्जी लेकर अपने आप को डिवाइड कर सके। तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। इसमें एक एग्जाम्पल है एमीज मीडिया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है पाइक्स मीडिया। ओके, और एक एग्जाम्पल है, एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर है, वेंकटरमन रामकृष्णन मीडिया। ओके, सो इट इज बेसिकली VR मीडिया। ओके, इसमें से जो पाइक्स मीडिया है इसका इस्तेमाल करते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जो बेसिकली हमारा थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अगर किसी पेशेंट से आप थ्रोट से स्वैब सैंपल कलेक्ट कर ले हो तो आप उस स्वैब को फिर इसी मीडिया के मतलब पाइक्स मीडिया में डिप करके अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्ट्रेप्टोकोकस को कलेक्ट करते हैं थ्रोट सैंपल से, तो वहाँ पर। और ये जो इनका मीडिया है वेंकटरमन रामकृष्णन मीडिया जो होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था मतलब अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, पर इसका इस्तेमाल किया जाता था जो सस्पेक्टेड कॉलेरा के पेशेंट्स हैं उनके फीकल सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये सस्पेक्टेड कॉलेरा पेशेंट्स के लिए। जो सस्पेक्टेड कॉलेरा पेशेंट्स होते हैं उनके फीकल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट मीडिया का कैटेगरी। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, 9th नंबर पे आता है एसे मीडिया। देखिए ऐसे तो हम जितने भी यहाँ पर मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ अपने ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए या उसके कुछ कैरेक्टर को समझने के लिए ही करते हैं, पर फिर भी कहते हैं ना कि प्रॉपर कुछ एक स्पेसिफिसिटी जुड़ जाती है तो हम उसका नाम अलग दे देते हैं और उसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं। वैसे ही किया जाता है ऐसे मीडिया के साथ। आई होप दिस इज नंबर 9। ओके, ऐसे मीडिया। ठीक, तो ऐसे मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर ऐसे परफॉर्म करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमको अगर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करना होता है, एंटीबायोटिक
सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक, ओके। तो ऐसे मीडिया होते हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप बेसिकली ये चेक करते हो कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कोई पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ये कई सेंस में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ हम प्योर एंटीबायोटिक डालकर इस्तेमाल करें तभी ये टेस्ट होता है। कई बार आप ऑर्गेनिज्म को भी ऐड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को रोक रहा है कि नहीं कुछ प्रोड्यूस करके, ठीक। तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं म्यूलर हिंटन अगार मीडिया। म्यूलर हिंटन अगार मीडिया, इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जनरली एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है वो एक तरीके का एसे है और इस एसे में इस्तेमाल होने वाला जो मीडिया है वो एसे मीडिया की कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे ही विटामिन एसे मीडिया भी होते हैं, ओके, विटामिन एसे मीडिया भी होते हैं जिनका इस्तेमाल कर कर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया है या जो ऑर्गेनिज्म है वो विटामिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है या नहीं, ठीक है। तो म्यूलर हिंटन अगार एक बहुत ही वाइडली यूज्ड मीडिया है फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट या कोई भी और नॉट ओनली एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, आप म्यूलर हिंटन अगार का इस्तेमाल करके एंटी माइक्रोबियल एसे वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हो। एनी काइंड एंटी माइक्रोबियल और एंटागोनिस्टिक स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके के ये ऐसे हो गए। तो उन ऐसे में इस्तेमाल होने वाला मीडिया ऐसे मीडिया कहलाता है। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ओके। देन नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लास्ट, हमारी कैटेगरी है 10th पे स्टोरेज मीडिया, ओके। स्टोरेज मीडिया, देखिए स्टोरेज मीडिया जो होता है जनरली हम जिस मीडिया में अपने ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं उस मीडिया में उनको हम कुछ टाइम तक स्टोर तो करते ही हैं, लेकिन जब हमें लंबा स्टोर करना होता है तो उसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को हम मीडिया में नहीं स्टोर करते हैं। किस में करते हैं वो मैं बताऊंगा, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको आप मीडिया में ही स्टोर करते हो, ओके। जैसे एक मीडिया है सलाइन एग मीडिया, ओके, ये एक तरीके का स्टोरेज मीडिया है, सलाइन एग मीडिया, ओके। ये एक तरीके का स्टोरेज मीडिया है जिसमें आप अपने ऑर्गेनिज्म को रखकर लंबे समय तक जब स्टोर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे जनरली जो मैक्सिमम जब हमें बहुत लंबे समय तक करना, लंबे समय तक मतलब महीनों या 6 महीने 7 महीने ऐसे करके उतने समय करने के लिए, तो हम ऐसी कंडीशन में स्टोर करने के लिए हम ग्लिसरॉल स्टॉक की मदद लेते हैं, ठीक है। हाँ, अपने ऑर्गेनिज्म को स्टोर करने के लिए ग्लिसरॉल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कम किया जाता है, ठीक है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज मीडिया भी एक कैटेगरी है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपना ऑर्गेनिज्म लॉन्ग टर्म स्टोर करना होता है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है सलाइन एग मीडिया, ओके। हम ग्लिसरॉल स्टॉक के बारे में बताता हूं कि ग्लिसरॉल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको बहुत लंबे समय तक स्टोर करना है, विच इज क्रायो प्रिजर्वेशन, जब आप -20 या -80 पर अपने कल्चर्स को स्टोर करते हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसका या तो आप बेसल मीडिया इस्तेमाल कर लो, ठीक है, और आपका जो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक मीडिया है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, बेसल मीडिया या ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक मीडिया, ठीक है। और इसको हम कंबाइन किसके साथ करते हैं, 50% ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन किया जाता है, 50% ग्लिसरॉल, ठीक है। इसे हम 1:1 के रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कराया, ठीक, फिर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, आपने मीडिया में ग्रो कराया, जो भी उसका मीडिया होगा, उसका कोई सेलेक्टिव मीडिया होगा, कुछ आपका उसका कोई कॉम्प्लेक्स मीडिया होगा, कुछ ये वाला क्या नाम है एनरिच्ड मीडिया हो सकता है, जो भी है आपने ग्रो कराया उसको,
फिर आप उसको मतलब अच्छी खासी जब ग्रोथ हो जाती है तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके सेल्स को कलेक्ट कर लोगे। सेल्स को कलेक्ट करने के बाद उसको आप वॉश करोगे, मतलब बफर सलाइन से, ठीक है, फॉस्फेट बफर सलाइन वगैरह से वॉश करोगे ताकि आप जो प्रीवियस मीडिया के जो कॉम्पोनेंट्स है वो एलिमिनेट कर सकें। फिर आप उसमें स्टेराइल मीडिया ऐड करोगे, चाहे जिसमें भी वो ग्रो कर रहा होगा वही वाला मीडिया, इसलिए मैंने बेसल या ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक मीडिया बोला। और 50% ग्लिसरॉल ऐड करोगे। एंड कॉमन सेंस की बात है कि हाँ ये भी स्टेराइल होगा, ऑटोक्लेव से स्टेराइल किया जाएगा, ठीक। तो लैमिनार एयर फ्लो में आपने 1:1 के रेशियो में, सपोज 500 माइक्रोलीटर ये, 500 माइक्रोलीटर ये। अब ये डिसाइड कैसे करना होता है, ये अपने सेल्स के हिसाब से आपको खुद ही दिखेगा जब आपका पैलेट बन जाएगा तो उस बेसिस पे। अब पैलेट बहुत थोड़ा सा है तो फिर हम क्यों 1 ml में उसको मिक्स करेंगे, बाद में जब हमें ऑब्टेन करना होगा तो हम ही को दिक्कत होगी, ठीक है। इस वजह से उसके अकॉर्डिंग आप इसका चेंज कर सकते हो, 50-50 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो आप, ठीक है, 100 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो, कुछ भी 1:1 के रेशियो में आप उसको मिक्स करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे मीडिया में और सेल्स को अच्छे से पिपेट की हेल्प से उसको मिक्स करके सस्पेंड कर दोगे और इस ट्यूब को अपना सील रैप करके आप आराम से -20 और -80 पे स्टोर कर सकते हो। तो ये ज़्यादातर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए भी आप ये सोर्स उसको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और ये अपना ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल यहाँ पर एक क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। आप ग्लिसरॉल के जगह ग्लिसरॉल के मतलब एक अल्टरनेट या सब्सटीट्यूट की तरह आप DMSO को भी इस्तेमाल कर सकते हो, डाई मेथिल सल्फोक्साइड, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मीडिया का क्लासिफिकेशन, और यही सबसे बड़ी कैटेगरी होती है क्लासिफाई करने की, जहां पर हम उनके पर्पस के बेसिस पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं, ठीक। एक बहुत सिंपल सा पोर्शन बचा हुआ है, जैसे आप मीडिया को उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो। अब देखिए अच्छा ठीक है, पहले हम फिजिकल बेसिस वाला भी डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो तीसरी कैटेगरी होती है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बेसिकली मीडिया को क्या बोलते हैं, सॉलिड मीडिया होता है हमारे पास, ओके। हमारे पास सेमी सॉलिड मीडिया होता है, सेमी सॉलिड मीडिया, एंड हमारे पास लिक्विड मीडिया भी होता है, ओके। ये 3 कैटेगरी हम जनरली देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ठीक। मीडिया को सॉलिड करने के लिए या मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अगार का, ठीक है, जिसका एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल हम करते हैं 15 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, ओके। अब देखिए जब आप 15 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगार इस्तेमाल करोगे तो वो एकदम सॉलिड सा मीडिया बन जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड है, हम मानते हैं, लेकिन जब आप अगार को अलग अलग कंपनी से परचेज करोगे तो ऐसा नहीं कि सारे कंपनीज के अगार 15 ग्राम पर लीटर पे अच्छा सॉलिडिफिकेशन दे देंगे। तो इसको हम एक वो टैग की तरह नहीं लगा सकते कि नहीं 15 पे ही करना है। आपको पास जो भी आप कंपनी से परचेज करो, आपको सबसे पहले इसका एक ट्रायल कर लेना चाहिए, 15, 17, 18 ऐसे करके, ठीक। फिर आपको पता चल पाएगा कि वो 15 पे अच्छा दे रहा है कि 17 पे अच्छा दे रहा है, क्योंकि आपको स्ट्रीकिंग और स्प्रेडिंग करनी है। ऑल्दो वहाँ पर हमको लाइट हैंड रखना पड़ता है, पर लाइट डजंट मीन कि हम उसको टच ही ना करें, है ना। तो थोड़ा सा तो उसके अंदर रिजिडिटी होनी पड़ेगी, ओके। तो उस हिसाब से ये हो जाता है। सेमी सॉलिड मीडिया में यही अगार कम क्वांटिटी में होता है। अब ये सेमी सॉलिड पे भी डिपेंड करता है, मतलब कई बार होता है हमें थोड़ा सेमी सॉलिड चाहिए, कई बार हमें थोड़ा सा मतलब कि अगार में एकदम सॉलिड हो गया, अब हल्का सा लिक्विडिटी चाहिए तो थोड़ा सा कम अगार करेंगे, ठीक। लेकिन ज्यादा हमें लिक्विडिटी चाहिए तो और ज्यादा कम करना पड़ेगा अगार, ठीक है। तो सेमी सॉलिड में भी कंसिस्टेंसी का फर्क आ सकता है। और लिक्विड मीडिया का तो मतलब इसमें आप लिख सकते हो लो अगार, ठीक है, अगार रहेगा कम होगा, और हम यहाँ पर जिलेटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका अगर हम कम कंसंट्रेशन इस्तेमाल, मतलब हालांकि इसको ज़्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ता है अगार की तुलना में, पर ये अगार की तुलना में कम कंसिस्टेंसी देता है सॉलिडिटी का, ठीक है। और जो लिक्विड मीडिया होता है मतलब ये एब्सेंस ऑफ अगार, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अगार। जैसा हमने एनरिचमेंट मीडिया देखा था वो सारे लिक्विड मीडिया होते हैं, तो वो उनमें अगार बिल्कुल नहीं होता। उनके नाम भी जब मैंने लिखे तो कहीं पे भी अगार नहीं मेंशन था, तो वो अगार के बिना होते हैं,
ठीक है। तो आप जैसे जो बेसल मीडियाज होते हैं, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया मैंने बोला, ट्रिप्टिक सोया अगार मीडिया बोला, तो अगार है तो न्यूट्रिएंट अगार हुआ। अगर आपने उसमें से अगार एलिमिनेट कर दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड मीडिया यानी कि ब्रॉथ कहते हैं, तो वो हो जाएगा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो जाएगा। अगार डालोगे तो न्यूट्रिएंट अगार, नहीं डालोगे तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो गया। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक, अब मैंने मैक्सिमम कैटेगरीज को कवर किया है, पर नाम सारे नहीं, ऑब्वियसली सारे नाम नहीं मैंने मेंशन किए, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, पर आप उनके नाम उन और पर्टिकुलर मीडिया के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बहुत आसानी से एटलीस्ट उन्हें डिफाइंड और कॉम्प्लेक्स मीडिया की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हो। फिर जब आप उस पर और स्टडी करोगे आप उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे आसानी से उसकी कैटेगरी ढूंढ लोगे कि वो एनरिच्ड है, एनरिचमेंट है, सेलेक्टिव है, डिफरेंशियल है या सेलेक्टिव डिफरेंशियल है, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से उनको कैटेगराइज कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपके पास कोई सजेशन होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है तो वो मोस्ट वेलकम है, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।